So today we are discussing about the carbon dioxide fixation, which is called the Kelvin-Benson cycle. There's the two name of this last step of the photosynthesis. In this step, we will discuss about the stages of Kelvin cycle, which are the fixation, reduction, and regeneration. We will discuss the significance of C3 cycles and what is the difference between the C3 and the C4 cycle. So first of all, it is a cyclic reaction. Basically, that is the dark phase of the photosynthesis. हमने डिस्कस किया था कि ये डार्क फेज है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें आपके पास सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होगी इनटू शुगर, और ये प्रोसेस, इस वजह से इस प्रोसेस को कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। अच्छा, केल्विन साइकिल जो है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मेल्विन केल्विन। ये उसने सबसे पहले कॉरेला, जिसे जो कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी प्लांट है, सबसे पहले उसने उसमें जो है ये प्रोसेस जो है वो ऑब्जर्व किया था। केल्विन को इस वजह से 1961 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। So there is the different name of the Kelvin cycle. So this is known as the dark reaction, C3 cycle, reductopentose phosphate pathway, or a Kelvin cycle, or photosynthetic carbon reduction cycle. So this is the 5 different names of the Kelvin cycle because of the different reactions involved with that. That's why they name them as 5 different names. सबसे पहले कैल्विन्स और जितने भी उसके को वर्कर्स थे, उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि देयर इज द कार्बन 14 आइसोटॉप्स टू बी अंडरस्टैंड कि कार्बन 14 आइसोटॉप्स जो हैं वो किसी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स थे ये मदद करते थे ताकि हम डिटरमाइन कर सकें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को, जो सबसे पहले किसी एल्गी में ऑब्जर्व किया गया था। जितने भी कैल्विन्स और उसके को वर्कर्स थे, उन्होंने 3 सेकेंड्स में देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो किसी भी अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ द पीजीए। अच्छा, पीजीए की फॉर्म में एक रेडियो एक्टिविटी अपीयर हो रही थी जिसको उन्होंने फास्फोग्लाइसेरिक एसिड का नाम दिया था। मतलब इस फॉर्म में जो उनकी रेडियो एक्टिविटी है वो अपीयर हो रही थी। फास्फोग्लाइसेरिक एसिड जो है ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था किसी भी फोटोसिंथेसिस में। मतलब फोटोसिंथेसिस में जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना है वो फास्फोग्लाइसेरिक एसिड है, और जिस वजह से इस जो प्रोसेस है उसको हम C3 साइकिल कहते हैं। इफ यू है क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज द C3 साइकिल, सो फोटोसिंथेसिस में जो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसको हम फास्फोग्लाइसेरिक एसिड कहते हैं, इस वजह से इसका जो दूसरा नाम है इसको हम C3 साइकिल से जो है वो डोनेट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास दिस इज द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसल साइकिल, एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन दी स्टेप्स। सो सबसे पहले हम इसकी 3 फेसेस को देख सकते हैं। जो फर्स्ट फेस है दैट इज द कार्बन फिक्सेशन, जहां सबसे पहले कार्बन को फिक्स्ड किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द केल्विन साइकिल। द सेकेंड फेज जहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। और जो थर्ड और लास्ट फेज है दैट इज द रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। फिर उसके बाद दोबारा से रीजनरेशन होगी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स की। सो दिस इज द 3 डिफरेंट फेसेस, और उसके बीच में बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स हैं जहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड प्रोडक्शन में। सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्टेजेस ऑफ द C3 साइकिल। सो दीज एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स हमारे पास सबसे पहले जो है वो हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रोमा जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, वहाँ पे एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल सबसे पहले बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अब कहते हैं कि कैल्विन साइकिल हमारे पास इंडिपेंडेंट लाइट की नहीं होती, सिंस इट डिपेंड ऑन द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी जो कि हमने लाइट रिएक्शन से गेन की थी। फर्स्ट इज द एटीपी एंड सेकेंड वन इज द NADPH। ये हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे। केल्विन साइकिल इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करेगा। तो इस वजह से केल्विन साइकिल्स को हमने 3 डिफरेंट स्टेप्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिक्सेशन, रिडक्शन एंड द रीजनरेशन। द फर्स्ट स्टेप इज द कार्बन फिक्सेशन। सबसे पहले हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 अदर कंपोनेंट्स जो कि हमारे पास इनिशिएट हुए थे
पिछले रिएक्शंस में, लेक्चर्स में, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में, वो हमारे पास बनेंगे। सबसे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगा, जो कि कार्बन फिक्सेशन में जरूरी होगा। एंड सेकंड हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है विच वी कॉल द ribose biphosphate carboxylase, which we call the rubesco. This is the enzyme necessary in the independent reaction. And the three molecule of the ribose bisphosphate, RUBP. So it's mean हमारे पास यहाँ पे three ingredients required है: carbon dioxide, rubesco and RUBP. These three ingredients is necessary for the carbon dioxide fixation. नाउ वी डिस्क्राइब RUBP। हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 5 एटम्स का एक कार्बन होता है, जिसके जो सराउंडिंग में होते हैं 2 फास्फेट ग्रुप फ्लैंक्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका जर्नल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। अब इसको बताने का मकसद ये है कि हमारे पास हर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जब वो रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल ऑफ RUBP के, मतलब हमारे पास कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड जब एक मॉलिक्यूल ऑफ RUBP के साथ रिएक्ट करेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, दैट इज द फास्फोग्लाइसरेटिक एसिड, ठीक है, तो वो हमारे पास फॉर्म करेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGA हैज द 3 कार्बन एंड 1 फॉस्फेट। 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGA का मतलब ये है कि इसमें 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो PGA के हैं। PGA में जो है 3 मॉलिक्यूल कार्बन के हैं एंड 1 मॉलिक्यूल हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप का है। सो दिस इज दैट्स व्हाई वी कॉल दैट इज अ PGA. So now this reaction is described in the reaction form. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 अनस्टेबल इंटरमीडिएट 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जब भी रिएक्शन स्टार्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगी, तो हमारे पास 3 अनस्टेबल इंटरमीडिएट 6 कार्बन कंपाउंड्स होंगे। वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजाइम है विच वी कॉल द कार्बन डिसम्यूटेस इंजाइम। दिस enzyme is involved for the formation of 3 phosphoglycerolic acid. अब ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कि ये इन दोनों को साथ रिएक्ट करके हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाए जिसको हम 3 फास्फोग्लाइसेरिक एसिड कहते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंस इज दैट in these reaction there is no requirement of the to balance the reaction or to make the structure of the 3 phosphoglyceric acid. You just remember the names and the enzymes because these tools are important in these reaction. आपको सिर्फ enzymes के नाम पता हो और आपको प्रोडक्ट पता हो कि उसमें क्या बन रहा है, ताकि आप रिएक्शंस को अच्छे से आगे भी स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कर सकें। सो यहाँ पे एक फर्स्ट एंजाइम यूज हुआ, दैट इज द कार्बन डिसम्यूटेस। अब हमारे पास जो 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड है, ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, सबसे स्टेबल प्रोडक्ट कैल्विन साइकिल में PGA है। अच्छा, इस वजह से इस प्रोसेस को कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया है। कैसे फिक्स किया है? कार्बन डाइऑक्साइड पहले इनऑर्गेनिक फॉर्म में था, तो हमने इसको फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द Calvin cycle in which we convert the inorganic form of the carbon dioxide into the organic form. Now the second step जिसको हम reduction कहते हैं, now we describe what is the reduction. Here we observe that the 6 molecule, अब हमने यहाँ पे क्या लेने हैं? 6 मॉलिक्यूल लेने हैं 3 PGA, जो हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया है 3 PGA हमने लिया है, उसको हमने फास्फोराइलेट करना है। अब फास्फोराइलेट के लिए क्या जरूरी है? ATP जरूरी है। ठीक है, हमने एनर्जी जो, और ये एनर्जी हमें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन से मिली थी, पीछे लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, वहां से ये ATP लेगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ द काइनेस एंजाइम। अब यहाँ पे दूसरा एंजाइम आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक और एंजाइम यूज हो रहा है जिसको हम काइनेसिस कह रहे हैं। उसने हमारे पास क्या बनाया है? हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम 1,3 डाइफास्फेट ग्लाइसेरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ADP and 6 molecule of the ADP. So it's mean कि हमारे पास 6 मॉलिक्यूल PGA के in the presence of ATP and the presence of the kinase enzyme, इसने हमारे पास बनाए हैं 6 molecule of 1,5 diphosphate glyceric acid and 6 molecule of ADP. तो हमारे पास क्या बन गए हैं? 6 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाइफॉस्फेरिक एसिड आर रिड्यूस्ड यूज ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे कि हमारे पास ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाइफॉस्फेट क्या करता है और ये किस तरह से इसकी रिडक्शन होगी मजीद नेक्स्ट स्टेप में।
हमारे पास जो बन गया था 1,3-डाई फास्फेट ग्लाइसरिक एसिड, हमारे पास जो ये बन गया है। अब हमने क्या करना है कि 1,3-डाई फास्फोग्लाइसरिक एसिड के 6 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हर एक में हमने 6 मॉलिक्यूल्स को जो है वो लेना है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-डाई फास्फोग्लाइसरिक एसिड आर रिड्यूस्ड। रिड्यूस का मतलब ये हमारे पास यूज करेगा NADPH2। हमारे पास जो NADPH2 हमने डिस्कस किया था कि एक ATP वहां से आ रही है और एक NADPH2, ये दो जो हमारे पास एनर्जीज हैं वो हम कंज्यूम करेंगे फ्रॉम द लाइट एनर्जी। इसने ये एनर्जी को कंज्यूम किया और इसने हमारे पास प्रोड्यूस किया 6 मॉलिक्यूल। हमारे पास 6 मॉलिक्यूल के अगेन हमारे पास ये रिएक्शन देख लें कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, and here an enzyme used, the most important enzyme you should be remember this enzyme, which is the triose phosphate dehydrogenase enzyme. This is the third enzyme in the reaction. उसने हमारे पास इस एंजाइम ने इन दोनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यूज किया और हमारे पास प्रोड्यूस किया 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, और हमारे पास जो NADPH है उसकी रिडक्शन हो गई। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे जो है 6 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, जिसको हम ग्लाइसेरिक एसिड्स भी कहते हैं, ये हमारे पास जो है वो रिड्यूस डाउन हो गया। नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेप इन द फोटोसिंथेसिस, जो कि हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस था। रिडक्शन के नाम से जाहिर है कि हमारे पास इधर ATP की और NADPH की जो है वो रिडक्शन हुई है इन द Calvin cycle. Now the third step, which is the most complicated step in the Calvin cycle, is the regeneration. अब हमें पता है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट बना है, क्योंकि रीजनरेशन का प्रोसेस ये होता है कि जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था उसको दोबारा से रीजनरेट किया जाए। तो उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमने क्या किया कि हमारे पास एक प्रोडक्ट बना था जिसको हम 3-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, जो लास्ट प्रोडक्ट था, उसमें हमने क्या किया कि 3 मॉलिक्यूल्स लिए। अब हमने क्या किया कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, अब यहाँ पे एक फॉर एंजाइम यूज हो रहा है जिसको हम ट्रायोस फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम। ये एंजाइम हमारे पास यूज हुआ है और इस एंजाइम ने हमारे पास एक और प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट DHAP। हमारे पास रीजनरेशन में जो एक प्रोडक्ट बना है वो हमारे पास बना है DHAP। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रीजनरेशन स्टेप। आफ्टर दिस DHP, हमारे पास अब DHP के साथ क्या करेंगे, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। नाउ बोथ द 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL, जो हमने डिस्कस किए थे कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGL एंड DHAP, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, ये आपस में यूनाइट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम विच वी कॉल द एल्डोलेज। अब हमारे पास यहाँ से DHP और एक और फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो हमारा एक स्टेबल प्रोडक्ट था, ये दोनों एंजाइम कंबाइन हो गए। और यहाँ पे आपने एक एंजाइम को याद रखने की ज़रूरत है जो कि इन दोनों को कंबाइन करता है, विच इज़ द अल्डोलेस एंजाइम। You just remember the name of this enzyme, which is necessary to understand. Now these two ingredients will combine in the presence of the enzyme aldolase enzyme, and it will produce fructose 1,6 diphosphate. This is the second product of the regeneration step. Now the 3 molecule of fructose 1,6 disulfate is converted into fructose 6 phosphate in the presence of the phosphorylases enzyme. अब हमारे पास एक और एंजाइम यहाँ पे यूज होगा रीजनरेशन स्टेप में जिसको हम फास्फोराइलेस एंजाइम कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमेशा फास्फोराइलेसिस एंजाइम क्या करता है कि ये आपकी फास्फेट ग्रुप्स को ऐड करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डाईफास्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है फास्फेट में रिएक्ट चेंज हो जाएगा, एंड सम ऑफ द 4 फास्फेट्स कंबाइन विद द DHP, और यहाँ पे जो एक DHAP एंजाइम था उसके साथ 4 फास्फेट्स ग्रुप्स कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एल्डोलेस टू फॉर्म एक प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा जिसको हम कहते हैं सीडोहेप्टोस 1,7 डाइफॉस्फेट। हमारे पास एक प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो जनरेट हो जाएगा। दिस इज द यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रक्टोज हमारे पास जो 1,6 डाइफॉस्फेट है, सबसे पहले उसकी फास्फोराइलेसिस एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो है वो
कन्वर्जन हुई है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे जो 4 फास्फेट्स थे वो कंबाइंड हुए हैं DHAP के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अगेन द अल्डोलेस एंजाइम्स, और उसने हमारे पास सीटोहेप्टोस 1,7 डाइफॉस्फेट जो है वो बना लिया है। Now the three molecule of phosphoglyceraldehyde react with the six molecule of the react with the fructose 6 फास्फेट के साथ रिएक्ट किया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पे हमारे पास ट्रांस कीटोलेस एंजाइम्स है, जो कि हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है लास्ट में एक और प्रोडक्ट विच वी कॉल्ड द एरेथ्रोस 4 फास्फेट एंड प्लस जाइलोस 5 फास्फेट। हमारे पास दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रांसकीटोलेस एंजाइम ने प्रोड्यूस किए हैं। सो एरेथ्रोस 4 फास्फेट, ठीक है। अगेन क्या होगा, एरेथ्रोस 4 फास्फेट जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है, एरेथ्रोस 4 फास्फेट अगेन कंबाइन विद द DHAP जो हमारे पास पिछले रिएक्शंस में रह गया था इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्डोलेस एंजाइम, और इसने हमारे पास प्रोड्यूस किया है सीटोहेप्टोस 1,7 डाइफॉस्फेट। यहाँ पे जो बात की गई है सीटोहेप्टोस 1 फास्फेट डाइफॉस्फेट के, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है विद द रिएक्शंस के साथ कि किस तरह एरेथ्रोस 4 फास्फेट जब DHAP के साथ रिएक्ट कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्डोलेस एंजाइम एंड द प्रोडक्ट जनरेट विच वी कॉल द सीटोहेप्टोलोस 1,7 डाइफॉस्फेट। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द reactions. Now this सीटोहेप्टोस 1,7 डाइफॉस्फेट losses 1 फास्फेट। अब ये अपना एक फास्फेट ग्रुप जो है वो लॉस कर लेगा, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में लॉस करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम विच वी कॉल द फास्फेटेसिस। जैसे ही अपना ये एक फास्फेट ग्रुप रिड्यूस करेगा तो एकदम से इसकी जो न्यू फॉर्म बनेगी दैट वी कॉल द सीटोहेप्टोलोस 7 फास्फेट। एक लास्ट प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम कहेंगे सीटोहेप्टोलोस 7 फास्फेट। नाउ जैसे ही अपना ये फास्फेट ग्रुप रिलीज करेगा, नाउ दिस सीटोहेप्टोलोस 7 फास्फेट अगेन रिएक्ट विद द 3 मॉलिक्यूल ऑफ स्टेबल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब इसमें एक एंजाइम यूज होगा विच वी कॉल द ट्रांसकीटोलेस एंजाइम, और हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। The first one is the xylose 5 phosphate and the ribose 5 phosphate। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द रिएक्शन में कि जैसे ही सीटोहेप्टोलोस 7 फास्फेट्स ने रिएक्ट किया 3 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द ट्रांसकीटोलेस एंजाइम, टू प्रोडक्ट्स विल बी जनरेट। एक हमारे पास बना है जाइलोस 5 फास्फेट प्लस राइबोस 5 फास्फेट, ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन जाएंगे इन द रीजनरेशन स्टेप। Now in the ninth step, now these ribose 5 phosphate again converted into ribose 1,5 bisphosphate in the presence of enzyme which we call the phosphopentose kinases। यहाँ पे आप देख सकते हैं phosphopentose kinase enzyme involved in the presence of the ATP, and this will convert the ribose 5 phosphate into ribulose 1,5 disphosphate, और ADP की फॉर्मेशन में जो है वो हमारे पास बन गया। So it's mean the ATP is converted into ATP and ribose 5 phosphate is converted into ribulose 1,5 dis diphosphate में जो है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द टू मोलिक्यूल्स अगेन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट बना है जाइलोस 5 फास्फेट का, जो पीछे यहाँ पे रह गया था। दिस प्रोडक्ट अगेन, दिस प्रोडक्ट विल बी यूज, पहले इसको प्रोडक्ट को यूज किया गया, अब जो रिमेनिंग ये प्रोडक्ट था इसको अगेन से यूज किया गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल जो हमारे पास बने थे जाइलोस 5 फास्फेट के, वो रिएक्ट किए हुए हैं, वो कन्वर्ट हुए हैं इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोस 5,1,5 डाइफॉस्फेट इन द प्रेजेंट ऑफ फास्फोपेंटोकाइनेस एंजाइम। अब यहाँ पे अगेन जो इनऑर्गेनिक सॉरी इंडिपेंडेंट लाइट एनर्जी से जो एटीपी यूज हुई थी, अगेन यहाँ पे वो एटीपी यूज हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम्स, और इसने कन्वर्ट किया है 2 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोस 1,5 डिसफॉस्फेट बाय एटीपी एंड एडीपी विल बी रिड्यूस्ड डाउन। So this is the 10th step of the regeneration, because this regeneration process is complicated due to use of many different enzymes and the product generation. नाउ दिस इज द नेट रिएक्शन ऑफ द रीजनरेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट रिएक्शन जो कि आपके पास कैल्विन साइकिल में है। टोटल हमारे पास 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के यूज हुए हैं, 5 मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर के यूज हुए हैं, 6
जो है एटीपी एनएडीपीएच के मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हुए हैं एंड 9 एटीपी के मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुए हैं। तो ये आपका नेट रिएक्शन है। जब इन्होंने यूटिलाइजेशन की इन द सीरीज ऑफ द स्टेप्स, तो आपके पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बन गया जिसको हम पीजीए कहते हैं, ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंड 6 molecule of NADP reduced down, releasing the 3 molecule of hydrogen, 9 molecule of ATP, and also the phosphate group will be released in the reaction. So this is not a simple step, because there is a series of the steps, series of the enzymes involved in the Calvin cycle. That's why this cycle is very much complicated. और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि जो मैंने 3 फेसेस को डिस्कस किया था कि किस तरह से आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए यूज हुए हैं। यहाँ पे अगेन एटीपी की रिडक्शन हुई है। देन अगेन 6 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफास्फोर ग्लाइसल्डिहाइड यूज हुए हैं। अगेन यहाँ पे एनएडीपीएच की रिडक्शन हुई है, एंड दैट्स ऑल कम फ्रॉम द इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. Again, the glyceraldehyde will be utilized, and this will be again help for the regeneration. Now, this regeneration step is very much complicated because too many enzymes involved in the regeneration steps. ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स बहुत इजी थे। फिक्सेशन हो गई आपकी, तो वह सेकेंड स्टेप हो गया, लेकिन जो रीजनरेशन का स्टेप है वो लास्ट स्टेप है, जिसमें हम दोबारा से पीजीए को जो है वो यूटिलाइज करते हैं फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द C3 साइकिल. C3 का मतलब होता है यहाँ 3 कार्बन साइकिल्स में जो है ये कार्बन साइकिल, से हम इसको C3 कहते हैं क्योंकि कार्बन जो है वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में यूटिलाइज हो गया है. अब इसकी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. फर्स्ट सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक आपका बायोकेमिकल पाथवे है, मेन बायोकेमिकल पाथवे है, जो कि डार्क रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस में होता है. अच्छा, इसके रिजल्ट्स में आपके पास सिंथेसिस होती है कार्बोहाइड्रेट्स की फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो प्रोडक्शन होती है. सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि ये लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है, जो आपका फेज फर्स्ट था. फेज फर्स्ट इज द लाइट रिएक्शन, जो कि इस रिएक्शन पे डिपेंड करता है फॉर द सप्लाई ऑफ द एसिमेट्री पावर, जहाँ पे एटीपी और NADPH2 जो है यूटिलाइज होते हैं फॉर द कार्बन एसिमिलेशन. मतलब कार्बन एसिमिलेशन के प्रोसेस के लिए ये जो है वो यूटिलाइज होते हैं. Other importance is that it stores the ATP energy formed during the light reaction. मतलब light reaction में जो भी energy utilize होती है इसको ये store करता है for the carbohydrates molecules or the food energy production. And it is primary source of the organic food. ये organic food का भी primary source है, food energy का भी primary source है, जितने भी organisms हैं. कैल्विन साइकिल जो C3 साइकिल है, ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होती है, जबकि C3 C4 और कैम प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादातर डार्क कंडीशंस में, जो डार्क फेज होता है वो फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प आउट करते हैं. सो C3 साइकिल इज मोस्टली अकर इन द all the photosynthetic plants. So this is all about the today lecture that is very complicated due to the reaction. और आपको समझने की ज़रूरत जो है वो ये है कि आपके पास जो है वो 3 फेसेस हैं. द कार्बन फिक्सेशन फेस, ठीक है, द कार्बन रिडक्शन फेस, और फिर आपके पास आती है रीजनरेशन फेस. सो दीज 2 फेस आर जो है आसान है, क्योंकि इसके सिंपल 1 रिएक्शंस जो है हर एक स्टेप में है. लेकिन जो रीजनरेशन का स्टेप है, दैट यू शुड रिमेंबर ईच एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट्स, कौन से इन सब प्रोडक्ट जो है वो आपका यूटिलाइज हो रहा है और किस तरह से जो है ये प्रोसेस हो रहा है. So this is all about your Calvin cycle, and this is the last step of the photosynthesis. कि photosynthesis का process जो है end होता है in the regeneration process, जहाँ पे दोबारा से जो है आपकी stable molecule again and again utilize होता है for the carbohydrates formation. सो आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो KCMS पे उनका लिंक शेयर किया गया है. आज का रिकॉर्डेड लेक्चर भी लिंक शेयर होगा. आपने वहाँ पे जाके अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करना है. जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली जो है वो लग जाएगी. सो इस वजह से जो है आप अपनी अटेंडेंस वहाँ जाके मेक श्योर करें. और मिड टर्म के जितने भी टॉपिक्स थे वो आपको हमने डिस्कस करके बता दिए थे. वहाँ तक भी मिड टर्म का एग्ज़ाम आएगा. उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो आफ्टर द मिड टर्म फाइनल एग्जाम्स में इंक्लूड होंगे. आज का टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. काइंडली ये लेक्चर और ये नोट्स जो है अदर स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कर दें, ताकि वो भी जो है इसको अंडरस्टैंड कर लें.
और ये रिएक्शंस आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत इस वजह से है ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हों कि कौन सा एंजाइम्स कौन से रिएक्शंस में जो है वो यूज़ हो रहा है। वन यू अंडरस्टैंड दैट विल बी वेरी मच ईजी कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो मीटिंग इज़ गोइंग टू बी क्लोज विद इन 1 मिनट। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक तो उससे पहले आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक आप इस वीक में जो है इन लेक्चर्स इन जो रिएक्शंस हैं उसको अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करें। थैंक यू सो मच। मीटिंग इज गोइंग टू बी एंड।